चलिए आज हम करेंगे इंशाल्लाह वीक 5 का लास्ट लेक्चर। थोड़ा सा कल के लेक्चर को रिवाइज़ कर रहे थे कि कल हम लोगों ने कौन सी चीज़ें की थी। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं जिनका ज़िक्र यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी, उसके लिए कल के लेक्चर के कंटेंट से शुरू करते हैं। एक तो हम लोगों ने कल ज़ी ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा था, कॉज़ल, एंटी कॉज़ल और नॉन कॉज़ल सिग्नल्स का। ठीक है, इनका हमने ज़ी ट्रांसफॉर्म भी निकालना सीखा था और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना सीखा था। अच्छा, उसके अलावा दो और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें थीं। अच्छा, उनमें से मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट बातें क्या थी और आप मुझे ज़रा याद करवाओ। एक जो बात थी, जो वो कॉज़ल और एंटी कॉज़ल सिग्नल के आरओसी के बारे में थी। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अच्छा, अच्छा, ओके। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, हम थोड़ा-सा इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? असद। अच्छा, असद ने बताया कि ओके, मैं इस पॉइंट के ऊपर दोबारा आऊँगी। असद ने ये बताया कि जब कॉज़ल सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है ना, वो कुछ एक सर्कुलर रीजन के बाहर होता है, ठीक है? और जो एंटी कॉज़ल सिग्नल का, सिस्टम का नहीं, एंटी कॉज़ल सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, दैट लाइज़ इनसाइड अ सर्कल, ठीक है? अच्छा, अब नॉन कॉज़ल के ऊपर हम बाद में आते हैं। अ, इस बात के बाद या इस बात के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हमने कॉज़ल या एंटी कॉज़ल सिग्नल्स के बारे में पढ़ी थी। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कॉज़ल और एंटी, 2 हमारे पास सिग्नल्स हों, एक कॉज़ल और एंटी कॉज़ल, और उनका ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म यानी कि एक्स ऑफ़ सी एक जैसा हो? ठीक है ना? हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि वो अलग-अलग हों। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमारे पास टाइम डोमेन में मुख्तलिफ दिखने वाले सिग्नल्स या मुख्तलिफ एक्चुअली वो हैं भी मुख्तलिफ, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो नज़र भी मुख्तलिफ आएँ। मुख्तलिफ सिग्नल्स हों लेकिन उनका एक्स ऑफ सी जैसा हो, तो फिर उनको क्या चीज़ वहाँ पे डिफरेंशिएट करती है या क्या किस चीज़ से हमें पता चलता है कि दे आर एक्चुअली डिफरेंट? उनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को देखकर। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक्स और ज़ी के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें सिग्नल की कॉज़ैलिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात हम लोगों ने ये कल देखी थी कि एक तो नॉन कॉज़ल सिग्नल एक अज़्यूम किया था, यानी कि ऐसा सिग्नल जो कि टाइम डोमेन के दोनों तरफ एग्ज़िस्ट करता हो। फिर हम लोगों ने उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना सीखा था। नॉन कॉज़ल सिग्नल का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रिज़ेम्बल्स अ डिस्क शेप्ड और अ डोनट शेप्ड, ठीक है? और ये सारे पॉइंट्स इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का हिस्सा होंगे और इसको हम कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास इस इनर सर्कल का रेडियस ए है और आउटर सर्कल का रेडियस बी है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? अच्छा, और उसके अलावा हम लोगों ने एक बात ये कल देखी थी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस तरह के सिग्नल का जी ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ए और बी को देखकर आप बता सकते हो? इंटरसेक्शन नहीं होगी, यस। और अच्छा, मैंने प्रॉब्ली कल से थोड़ा डिफरेंट कर दिया इसको, लेकिन ओके, अगर हम इनर सर्कल का रेडियस ए रखें और आउटर सर्कल का रेडियस बी रखें, तो हम्म, ओके, मेरा ख्याल है कि उसको हम फिर इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। यस, इंटरसेक्शन ज़रूर होनी चाहिए।
अच्छा, अभी इनर और आउटर सर्कल के रेडियस पे सारी बात आ जाती है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हमारे पास मतलब बी इस तरह से है, ठीक है, और ए इस तरह से है, मतलब अगर हम इनको अलग अलग देखें तो इस तरह के सिग्नल का एक्स ऑफ सी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बातें हैं कल की हैं, लेकिन अगर इसमें से अगर आपने कुछ पूछना हो या कोई चीज़ कल समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे के लेक्चर की तरफ चलेंगे। अच्छा, फिर आज हमने शुरू करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जी ट्रांसफॉर्म। अच्छा, ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये थोड़ा हमें हेल्प आउट करती हैं अगर हमें एक टाइम डोमेन सिग्नल गिवन हो और उसका हमने जी ट्रांसफॉर्म निकालना हो या अदर वे राउंड, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आपने समझना है। कल हमने बल्कि एक जो प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी भी हम पढ़ने लगे हैं वो कल अप्लाई की भी थी। वो इस तरह से अप्लाई की थी कि जो नॉन कॉजल सिग्नल था, इट वाज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू सिग्नल्स, वन कॉजल वन एंटी कॉजल। तो हम लोगों ने बेसिकली उनके ऊपर अलग अलग जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके उन उन दोनों को कंबाइन किया था, यानी कि दोनों जी ट्रांसफॉर्म को कंबाइन किया था। तो दैट वाज बेसिकली लीनियरिटी कि लीनियरिटी की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ एन दो सिग्नल से मिल के बना है, और हम इन दोनों का जी ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर सकते हैं इस तरह से कि एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म एक्स वन जी है और एक्स टू एन का ट्रांसफॉर्म एक्स टू जी है। तो एक्स ऑफ जी वुड बी इक्वल टू एक्स वन जी प्लस एक्स टू जी, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो नॉन कॉजल सिग्नल सॉल्व किया था उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अच्छा जी, इसकी हम कर लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल, और हमने इस एग्ज़ाम्पल में करना ये है कि कॉस ओमेगा नॉट एन इंटू यू ऑफ एन, ठीक है, एक राइट साइडेड कोसाइन सिग्नल है, इसका जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसका जी ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई करके अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको हम पहले स्प्लिट करेंगे दो सिग्नल्स में, आइलर आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरह की सिचुएशन हम लोगों ने क्रिएट की है कि एक्स वन एन इस चीज़ के बराबर है और एक्स टू एन इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, एक्स वन जी लिखवा सकते हो आप मुझे? जी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको कंबाइन करके लिख देती हूँ, बिल्कुल ठीक है, इसकी पावर में आ गया एन। अब इसका आंसर क्या आएगा? 1/1 माइनस ई रेज़्ड पावर जे ओमेगा नॉट जी इनवर्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से x2
जी को हम लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस ई टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट जी इनवर्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप x1n और x1 को कंपेयर करो, इसलिए दोनों में डिफरेंस इस माइनस साइन का है। तो x1 जी इस तरह से लिखा जाएगा, x2 जी इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा, अब बीच के कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स स्किप करके मैं इसका फाइनल आंसर लिखूंगी। आपने ट्राई करना है कि आपके पास वो आंसर कैसे आता है। ठीक है, x1z would be sum of x1z plus x2z। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास x की शक्ल सूरत एक हम लोगों ने खूबसूरत से बना के लिख दी। अब हमें वापस जाना पड़ेगा इस स्टेप के ऊपर। ठीक है, आरओसी निकालने के लिए हम इस स्टेप के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, आरओसी हम फाइनल एक्स और जी से नहीं निकालते। ये जहाँ पर हम समेशन को इस तरह से लिखते हैं ना, आरओसी हमारा यहाँ पर डिसाइड होता है। तो मुझे आपने बताना है कि इस सिग्नल का मतलब ये जो जी ट्रांसफॉर्म हमने निकाला है, इसका आरओसी क्या है। तो बिगिन विद आप मुझे बिल्कुल पहला स्टेप भी बता सकते हो, फिर हम वहाँ से आगे चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। ई टू पावर जे ओमेगा नॉट जी इनवर्स का मैग्नीट्यूड किससे कम होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए, फिर ही ये वाली इक्वेशन पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस तरह से मैं लिख सकती हूँ इसको। यस, ओके। अब ये जो चीज़ है मतलब ई टू पावर माइनस जी ओमेगा नॉट का मॉड, ये किसके बराबर है? मतलब मॉड का क्या मतलब होता है बेसिकली? व्हाट डज मॉड मीन? हम किसी नंबर का मॉड मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी नंबर का हम जब मॉड लेते हैं तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड। अब इसका जो मॉड है यानी कि ई टू पावर माइनस जी ओमेगा नॉट, तो किसके बराबर होगा? इसका आर क्या है या इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। यस, ये सारों के लिए ऑब्वियस है। Okay, अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स, अच्छा जिन्होंने 1 बोला, आपने कैसे फिगर आउट किया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है? ओके, उसके अलावा कोई आसान से जुमले से भी हम इसको बता सकते हैं इसका जवाब। अच्छा, ए, बिल्कुल ठीक है। जी, एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका आर होगा और ये इसका थीटा होगा, फेज। ठीक है, तो इसलिए हम स्ट्रेट अवे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट हो, वो उसका आर होता है ना। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1। और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इन्वर्स की फॉर्म में तो नहीं लिखना, इसको फर्दर मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। और इसका फिर आर कैसा होगा? एक सर्कल, जी, एक सर्कल जिसका रेडियस 1 है, उसके बाहर का सारा रीजन। और वैसे भी चूँकि इसका जो टाइम डोमेन सिग्नल था, जी, जो इसका टाइम डोमेन सिग्नल था हमारे पास, वो चूँकि एक कॉजल सिग्नल था, तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए था या हम कर रहे थे कि इसका जो रीजनल कन्वर्जेंस है वो आउटसाइड ऑफ सम सर्कल आएगा। ठीक है, अच्छा, एक तो ये प्रॉपर्टी,
जी, क्योंकि वो यहाँ पे जाके वो ई टू ओमेगा नॉट हो जाएगा ना, आर तो उसका भी 1 ही रहेगा, मतलब उसका उसका फेस डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? उसका फेस का साइन उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ मैग्नीट्यूड वही रहेगा। वैसे भी अगर उसका डिफरेंट होता ना, मतलब उसका मतलब 1 से कम आता तो फिर तो इसका एग्ज़िस्ट ना करता एक्स ऑफ ज़ी। अच्छा, अब एक और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, दैट इज़ टाइम शिफ्ट, ठीक है? टाइम शिफ्ट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ एन है और उसका ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ज़ी है, तो मेरे पास शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म कुछ आएगा इस तरह से। अब ये आता इस तरह से है, अच्छा मैं इसको ना इस तरह से लिखना चाह रही हूँ ताकि मैं इसको रिलेट कर सकूँ कि एक्स वन जी बेसिकली इक्विवेलेंट होगा या इक्विवेलेंट होता है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के, ठीक है? अब हम एक्स टू जी निकालना चाह रहे हैं इस सिग्नल का। अच्छा मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, ये आपको समझ आ रही है कि मैंने क्या किया है? मैंने यहाँ पे कहा ये है कि एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म है एक्स वन जी, और एक्स वन जी को और एक्स एन को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर मैं एक सिग्नल, मतलब एक शिफ्टेड सिग्नल है एक्स ऑफ एन माइनस के, उसके ट्रांसफॉर्म को मैं एक्स टू जी कह रही हूँ। एट दी एंड मैंने करना ये है, या मैं चाहती हूँ कि एक्स वन जी और एक्स टू जी को मैं किस तरह से रिलेट कर सकती हूँ, ठीक है? या फिर एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ एन माइनस के ट्रांसफॉर्म्स को मैं किस तरह से रिलेट कर सकती हूँ। मेरे पास एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं देखना ये चाह रही हूँ कि शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म कैसा आएगा, ठीक है? अच्छा, हम लोगों ने नेक्स्ट ये करना है कि एक्स एक्स नहीं, एन माइनस के को रिप्लेस करना है एक वेरिएबल एम से, ठीक है? तो एन वुड बी इक्वल टू एम प्लस के। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को प्लग इन करेंगे हम यहाँ पर एक्स टू जी की इक्वेशन में। तो ये वेरिएबल, अच्छा पहले मैं लिख लूँ फिर मैं आपसे एक सवाल मैंने पूछना है। यहाँ पर मैंने n माइनस के को m के बराबर रखा है ना, तो जो समेशन है मैंने उसमें सिंपल m क्यों लिख दिया है? मुझे मतलब उसमें मैंने m प्लस के क्यों नहीं, मतलब k कहाँ गया इस समेशन की लिमिट्स में? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जवाब ये आया है कि ये जो लिमिट्स हैं ना जिनके साथ हम डील कर रहे हैं वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रही थी, ठीक है? तो इन लिमिट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी माइनस के कर दूँ या प्लस के कर दूँ, इसी तरह से इन्फिनिटी प्लस के या इन्फिनिटी माइनस के, तो स्टिल इट वुड बी इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे कुछ नॉन इन्फिनिटी लिमिट्स होती ना, मसलन ये n1 से n2 जा रहा होता, ठीक है? तो फिर k की प्रेज़ेंस मैटर करती थी। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ कि वो लिमिट्स इन्फिनिटी पे जा रही हैं तो कोई वेरिएबल हम चेंज करें तो लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता बाकी जहाँ-जहाँ पे n अपीयर हो रहा है वहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि इन लिमिट्स में हम चेंज नहीं करेंगे बिकॉज़ ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रही हैं। अच्छा, ओके, अब हम इसको थोड़ा-सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, ज़ी रेज़ टू पावर माइनस एम और ज़ी रेज़ टू पावर माइनस के, और चूँकि ये जो इनर वेरिएबल है ये m के साथ अब अ, मतलब m के साथ डील कर रहा है, तो ज़ी ऑफ माइनस के को हम ला सकते हैं बाहर और हमारे पास बाकी मानदा इक्वेशन बस इस तरह से हो गई। अब ये वाला जो जो सारी इक्वेशन है ना, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है एज़ एक्स वन ज़ी, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ज़ी रेज़ टू पावर माइनस के एक्स वन ज़ी, ओके? हम लोगों ने ये यहाँ पे सीखा कि एक्स ऑफ एन का अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्म अवेलेबल हो
तो शिफ्टेड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म कैसा आएगा? अ, उसी सिग्नल के ट्रांसफॉर्म के साथ बेसिकली z रेज़ टू पावर माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगा। या हम बेसिकली ये कह सकते हैं अच्छा ओके, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी z रेज़ टू पावर माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? इंट्यूटिवली क्या होगा? किस चीज़ में चेंज आ रहा है? ट्रांसफॉर्म जब हम लिखते हैं तो चेंज यहाँ पे किस तरह का चेंज है? नहीं, मैग्नीट्यूड में नहीं। ओके, मैग्नीट्यूड में आ सकता है क्या? मैग्नीट्यूड में भी आ सकता है। आरोस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में तो मुझे चेंज नज़र नहीं आ रहा, मुझे अलबत्ता इसके फेज़ में ज़रूर चेंज नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहूँ, अच्छा ओके, ये कुछ इस तरह का नंबर होगा रेज़ टू पावर माइनस के, ठीक है, which would become equal to r raised to power minus k और e raised to power minus j theta k। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फेज दोनों में ही चेंज आएगा। आर ओ सी में चेंज आएगा या नहीं? ओके, अब इसका आर ओ सी में आपको ऐसे क्यों लगता है? नहीं नहीं ओ अम, अच्छा, आप कह रहे हो कि फॉर्मूला इस चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा, ये आप कह रहे हो? मतलब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ओके, इंट्यूटिवली सीम्स करेक्ट, लेकिन अभी मैं इसका मतलब इस जवाब में हाँ या ना नहीं कहूँगी। इंट्यूटिवली मुझे करेक्ट लग रहा है, लेकिन स्टिल इसको इसको थोड़ा-सा किसी एग्ज़ाम्पल को देख के सॉल्व करके फिर मैं डिसीजन लेना चाहूँगी कि आरओसी पे चेंज आएगा कि नहीं। तो लेट इट बी अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। जी। लिख सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हो कि अगर ओरिजिनल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में किसी वजह से ज़ीरो इंक्लूडेड था, तो अभी इसकी मौजूदगी की वजह से ज़ीरो एक्सक्लूड होगा। हाँ, मतलब जो मैंने जुमला बोला, क्या वही कहना चाह रहे हो आप? ओके। हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। हुँ, 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 वो अनडिफाइंड कर देगा। अनडिफ ज़ी की पावर ये ज़ीरो कब होगा? जिस वक़्त ज़ी ज़ीरो हो, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। या ज़ या ज़ी इन नहीं, नहीं, ज़ी अगर इटसेल्फ ज़ीरो हो, लेकिन ख़ैर हमें ज़ीरो होने से तो मसला नहीं है ना, हमें तो ओवरऑल एक्सप्रेशन के इन्फिनिटी होने से मसला है। ज़ीरो तो ये हो सकता है, ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो तो हो सकता है। मेरा अच्छा ओके, आप इसकी बात कर रही हैं, राइट? हाँ, ओके, हाँ, तो ये ठीक है ना, ये हम मेरा ख़्याल है कि मैं दूसरे सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन ये ऐसी तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ज़ी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो येस दिस एक्सप्रेशन वुड ओवरऑल बिकम इन्फिनिटी। लेकिन इसके साथ-साथ सिर्फ़ मैं जो चीज़ पहले बता रही थी वो कि अगर ओवरऑल एक्सप्रेशन किसी वजह से ज़ीरो हो जाता है, तो उसमें हमें मसला नहीं है। यानी कि ज़ी की वैल्यू इन्फिनिट अगर हो जाए, तो दैट वुड स्टिल बी ओके विद एट लीस्ट दिस आउटर फैक्टर, ठीक है? लेकिन ये ज़ी की वैल्यू ज़ीरो होने से आउटर फैक्टर इन्फिनिट हो जाएगा। तो ओके, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंट्यूटिवली आपकी बात भी ठीक है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में इस लिहाज से चेंज आ सकता है कि
अगर ज़ीरो उसका पहले पार्ट था तो अब नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल मैं इसको फ़िलहाल स्ट्रेट अवे येस या नो नहीं कह रही। इसको मुझे किसी मैं चाहूँगी कि आपको कोई एग्ज़ाम्पल के साथ सॉल्व करके फिर बताऊँ, ठीक है? तो फ़िलहाल मैं हाँ, ये एक पॉइंट ऐसा है जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। अच्छा, टाइम शिफ्टिंग की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, जिस वक़्त आपने मतलब इस प्रॉपर्टी को किसी सिग्नल के ऊपर अप्लाई करके टाइम शिफ्टेड मतलब ट्रांसफ़ॉर्म निकालना है, तो एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, वो ये कि लेट्स सपोज़ अगर हमारे पास कोई सिग्नल है ना ए रेज़ टू पावर n प्लस 3 और u ऑफ़ n माइनस 5, तो यहाँ पे आपको देख के नज़र आ रहा है कि दोनों जहाँ पे n अपीयर हो रहा है, 2 जगह पे n अपीयर हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंट शिफ्ट है, ठीक है? तो शिफ्ट जो है ना मतलब n जहाँ-जहाँ पे अपीयर हो रहा है पूरे सिग्नल में, उसमें शिफ्ट यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए, ठीक है? तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट, ठीक है? और ये लिखा जाएगा ए रेज़ टू पावर 8 और ए रेज़ टू पावर n माइनस 5 u ऑफ n माइनस 5, ठीक है? अब इस सिग्नल का अगर मैं ट्रांसफॉर्म लिखूं तो वो लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है? लेकिन हम थोड़ा सा चलो देख लेते हैं। ए रेज़ टू पावर n इंटू यू ऑफ n का ट्रांसफॉर्म क्या था? हम लोगों ने इसको 2-3 दफ़ा देखा है। याद है? आप सफ़ा पलटा लो मुझे। मेरा ख़्याल है कि कुछ इस तरह से था, अगर मुझे गलत नहीं याद तो। अच्छा, ज़ी रेज़ टू पावर माइनस 1, ओके। ओके, हमारे पास ए रेज़ टू पावर n यू ऑफ n का ट्रांसफॉर्म ये है, तो अगर हमारे पास शिफ्टेड सिग्नल हो तो इसका ट्रांसफॉर्म कैसा आएगा? बिल्कुल ठीक है। एक तो हमारे पास यही फैक्टर आएगा, इसके साथ ज़ी रेज़ टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया? माइनस 5 होगा ना? 5 आपको क्यों लगा? अ, मा नहीं, हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी की थी, ठीक है? अगर n प्लस 5 होता तो फिर हम ज़ी रेज़ टू पावर 5 लिखते हैं। अच्छा, ओके, अब हमने कोशिश करनी है कि हम अगले 3 प्रॉपर्टी भी थोड़ा जल्दी-जल्दी कर लें। एक कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है जो कि थोड़ा-सा आसान उसे कर देता है ज़ी ट्रांसफॉर्म का प्रोसेस, व्हिच इज़ कि अगर हमारे पास 2 सिग्नल्स कन्वॉल्व हो रहे हों और उनका इंडिविजुअली हम ट्रांसफॉर्म लें तो दे गेट मल्टीप्लाइड। अब आपने ट्राई ये करना है कि मेरे पास 2 सिग्नल्स हैं, x ऑफ n इज़ गिवन एज़ 1 माइनस टू 1, ठीक है? x टू n इज़ गिवन एज़ 1 और इन दोनों के ट्रांसफॉर्म्स आपको लिखने आते हैं? मसलन x1 z कैसे लिखा जाएगा? लिखवाइए मुझे। x1 z कैसे लिखा जाएगा? ये हम लोगों ने 1-2 लेक्चर्स पहले किया था। x1n कहाँ से कहाँ तक है? x1n का पहला सैंपल किधर है? यहाँ पे n की वैल्यू क्या है?
जी जी बिल्कुल, ये n इज इक्वल टू 0 पे है और ये है 2 के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सैंपल, इसको अगर मैं इस वाली क्वेश्चन में डालूँ जो मैथमेटिकल प्रोसेस इस्तेमाल होता है जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो दिस वुड बी एक्स ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई जी टू पावर 0। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा इस तरह से और ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आप पहला लेक्चर देखना, उम्मीद है कि आपको याद आ जाएगा। ओके, और ये इसी तरह से चलेगा। लास्ट सैंपल मेरे पास आएगा जी टू पावर -5। अच्छा, अब बेसिकली आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक्स ऑफ जी निकालने के लिए। मल्टीप्लिकेशन से पहले मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम इनको नॉर्मली कन्वोल्यूशन के थ्रू सॉल्व कर रहे होते तो मेरे पास पहला सैंपल कहाँ पे आता आउटपुट का। लेट्स सपोज कि इन दोनों की कन्वोल्यूशन को मैं जो नाम देती हूँ वो है एक्स ऑफ एन। पहला आता 0 पे और लास्ट 2 -1 लेंथ के लिए होता है। 7 पे 7 पे। अच्छा, तो ओके, मैं इसका फाइनल रिजल्ट लिख रही हूँ और आपने इसको फिर सॉल्व करके देखना है। रिजल्ट हमारे पास आएगा ठीक है, और उससे अगला सवाल ये है कि इस सिग्नल को वापस अगर मैंने टाइम डोमेन में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। मतलब मेरे पास ये क्वेश्चन है, अगर तो मैं इस इक्वेशन को देखकर या इस सिग्नल को देखकर ये लिख सकती हूँ तो मुझे इसको देखकर इन्वर्स भी लिखना आना चाहिए। तो आप मुझे इसको देख के बताओ कि मुझे एक्स ऑफ एन क्या क्या लिखना चाहिए। 1 किसके लिए होगा, मतलब 1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, डेल ऑफ एन। ठीक है, आगे जी इनवर्स के लिए डेल ऑफ एन माइनस 1। बिल्कुल ठीक है, नहीं डेल ऑफ एन तो यह आ गया ना, ये जो 1 है दिस वुड बी फॉर डेल ऑफ एन। ठीक है, जी इनवर्स डेल ऑफ एन माइनस 1, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। और ये आ गया हमारे पास -7। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म होती ज़ीरो पार्ट 2 की फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते डेल ऑफ एन प्लस 2। ठीक है, तो अभी एटलीस्ट इस एग्जांपल के बाद आपको एक एफ आई आर नहीं, टाइम डोमेन में फिनिट सिग्नल अगर हो, टाइम ड्यूरेशन अगर उसकी फिनिट हो तो उसको देखकर उसका ट्रांसफॉर्म लिखना आना चाहिए, और अगर उसका ट्रांसफॉर्म हो तो उसको देखकर आपको उसका फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये जो बीच के स्टेप्स मैंने मिस किया ना, ये आप जरा ट्राई करना। अच्छा जी, और हमारे पास इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय एन एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। अगर हमारे पास एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जी है तो ए रेज टू पावर एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म वुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ जी बाई ए। ठीक है, यानी कि एक्स ऑफ जी हमारे पास आया है, मतलब जो ट्रांसफॉर्म हमारे पास आया है वो कंप्रेस या एक्सपैंड होगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इसका मैं आपको प्रूफ करा देती हूँ।
हाँ जी, ये मैंने एक नई चीज़ लिखी यहाँ पर, इसको देखो, ये समझ आया कि कैसे लिखी गई है। हाँ, दोनों की जो पावर है चूँकि सेम है तो उनको हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन के साथ रिलेट करें, तो हमें ये पता चलता है कि बेसिकली x1 z ऑफ a हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इस बात का मतलब ये है कि मेरे पास x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म x1 z ऑलरेडी अवेलेबल था। अब मैं देखना ये चाह रही हूँ कि टाइम डोमेन में जब एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल से मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज आया। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म मुझे पुराना वाला मिलेगा, लेकिन इट वुड बी एन एक्सपेंडेड और कंप्रेस्ड वर्जन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है? ओवरऑल उसकी उसकी शक्ल में बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ वो कंप्रेस या एक्सपैंड हो जाएगा। इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में पता चेंज आएगा फॉर श्योर, वो भी उस लिहाज से कंप्रेस या एक्सपैंड होगा, ठीक है? ये तो देख के पता चल रहा है ना। उसका मतलब ये कि रीजन इट्स अगर किसी सर्कल के बाहर है या अंदर है, वो चीज़ वैसी ही रहेगी, लेकिन वो सर्कल थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब हम करने लगे हैं लास्ट प्रॉपर्टी, और आप लोगों ने करना यह है कि ओवर वीकेंड या बिफोर मंडे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की एग्जांपल सॉल्व करना। अगर हो जाती हैं तो अच्छी बात है, मतलब मैं अज्यूम आज ही करूँगी कि अ, आप लोग प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक जो सवाल हैं ना उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है। अगर नहीं सवाल सॉल्व हुए तो फिर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेंगे, अदरवाइज़ मैं अज्यूम करूँगी कि आप आपसे ये चीज़ हो रही है, ठीक है? अच्छा जी। अ, इसका नाम इसके मुख्तलिफ तरह के नाम हो सकते हैं, डिफरेंशिएशन इन जी डोमेन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैम इन टाइम डोमेन, ठीक है? होता यूँ है कि अगर हमारे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जी हो, और अगर टाइम डोमेन में सिग्नल एक रैम्प सिग्नल से मल्टीप्लाई हो जाए तो जी ट्रांसफॉर्म में इस तरह का चेंज आता है, ठीक है? और उसका प्रूफ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्स लेट्स एक्स विल जी बी रिप्रेजेंटेड या डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन। अब दोनों तरफ अप्लाई किया, डिफ्रेंशिएट किया इक्वेशन के दोनों तरफ, तो यहाँ पर जो चीज़ डिफ्रेंशिएट हो सकती है दैट इज़ जी रेज़्ड टू पावर माइनस एन। ठीक हो गया। और हमने करना यूँ है कि इस इस फैक्टर को जिस वक्त मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड दिस इक्वेशन इज बेसिकली जी, अच्छा मुझे यहाँ पे एक्स नहीं लिखना चाहिए, सॉरी एन होना चाहिए। दिस इक्वेशन या राइट हैंड साइड इज बेसिकली जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू एक्स ऑफ एन, ठीक है? समझ आई इस बात की, यहाँ पे कन्फ्यूजन है? ओके। अच्छा, अब ना
हमारा प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना दैट इज़ अबाउट ट्रांसफ़र फंक्शन। तो थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए। मसलन इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन, आपको पता है कि ट्रांसफ़र फंक्शंस हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। उनके नाम क्या हैं? एक फ़िनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स और एक इनफ़िनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है? अब हमारे पास फ़िनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर है, इसका मतलब है कि वो टाइम ड्यूरेशन में लिमिटेड होगा। अब सवाल मेरा ये है कि क्या आपके पास अगर एक एच ऑफ एन गिवन हो, या फिर आपके पास एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो, या आपके पास एच ऑफ जी गिवन हो, सिस्टम की ये 3 तरह की रिप्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, ठीक है? इम्पल्स रिस्पॉन्स, डिफरेंस इक्वेशन या ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या आप किसी इन तीनों में से किसी को भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो एक एफआईआर सिस्टम है या फिर आईआईआर सिस्टम है? येस और नो? ओके। ये मैं जवाब जो है वो इज्तिमाई जवाब समझूँ? अच्छा, आपका इनफरादी है, लेकिन और कोई नहीं आया ना जवाब? अच्छा, इज्तिमाई समझ लो। ओके, ओके, चलो नो प्रॉब्लम। एक अच्छा, टाइम ड्यूरेशन में लिमिटेड है ना एच ऑफ एन, मतलब एफआईआर की अगर हम बात करें तो इसका एच ऑफ एन कैसा होगा? एक सेकंड। इसका जो एक्स ऑफ जो एच ऑफ एन है ना, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? मतलब इस तरह से लिखा जाएगा। कुछ हमारे पास बंच ऑफ इम्पल्सेस होंगे, समथिंग लाइक दिस। टाइम में फिनिट है ना, ठीक है? तो हम इसको कुछ मतलब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जितने भी हमारे पास सैंपल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम इम्पल्सेस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, या फिर लेट्स सपोज कि हमारे पास एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जो कि कुछ सैंपल्स के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है? जैसे कि ये इस तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेज़्ड टू पावर एन यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस एम। तो ये भी फिनिट ड्यूरेशन का होगा। लेकिन अगर हम उसे किसी इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें तो हम सारे सैंपल्स को इंडिविजुअली इम्पल्सिस की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है? तो एच ऑफ एन अगर इस तरह का हो या फिर इस तरह का हो तो हमें देख के समझ आ जानी चाहिए कि ये एक एफआईआर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है। अच्छा, अगर एक आईआईआर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा तो वो होगा कुछ इस तरह से, एक इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल, ठीक है? या फिर अगर मतलब हम कॉज़ल सिग्नल की ही बात ही करते हैं, एंटी कॉज़ल भी हो सकता है, एंटी कॉज़ल जो है वो फिर कुछ यूँ करके होगा। लेकिन बहरहाल एक इस तरह का सिग्नल होगा जो कि इन्फिनिट ड्यूरेशन का है। तो एच ऑफ एन फिनिट ड्यूरेशन का हो तो एफआईआर सिस्टम को बिलॉन्ग करता है, एच ऑफ एन इनफिनिट ड्यूरेशन का हो तो वो एक आईआईआर सिस्टम होता है, ठीक है? ये बात यहाँ तक क्लियर है? अब अगर आपके सामने एक एच ऑफ एन हो तो क्या आप डिटर्मिन कर सकते हो कि वो एफआईआर सिस्टम है या आईआईआर सिस्टम है? ओके, मैं इस जवाब को भी इज्तिमाई समझ रही हूँ। अब डिफरेंस इक्वेशन अगर गिवन हो तो एफआईआर सिस्टम में जो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू होती है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनपुट वैल्यूज़। वो इनपुट की प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, कुछ मतलब इनपुट के साथ ही उसने डील करना है। आउटपुट सिर्फ इनपुट की वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम बात करें एक आईआईआर सिस्टम की तो उसमें डिफरेंस इक्वेशन आउटपुट की पास्ट वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करती है। बिल्कुल ठीक है। नाम भूल जाते हो आप।
मुझे तो IIR ही याद है। रिकर्सिव तो है, वो इस वजह से होगा कि आउटपुट की पास्ट वैल्यूज को कर रहा है। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज तो ये वाला फिल्टर होता है, FIR, बिकॉज वो इनपुट की वैल्यूज को ही लेकर ना उनकी एवरेज कंप्यूट कर करके आगे आउटपुट निकालता जाता है। रिकर्सिव यानी कि जो आउटपुट को कॉल करे बार बार। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने डिफरेंशियल क्वेश्चन को इस तरह से लिखा कि आउटपुट की पास्ट वैल्यूज, लेट्स सपोज कि n पास्ट वैल्यूज, देयर इज अ रीजन नाउ कि मैंने यहाँ पर आउटपुट की पास्ट जो मतलब जो सेकेंड स्टेज जो सबसे पुरानी वैल्यू है उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है। इनपुट की प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो सकती हैं। अगेन देयर इज अ रीज़न कि मैंने N और M को डिफरेंट रखा है। उस इस वजह को हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करना है, आज शायद टाइम ना मिले, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अगर डिफरेंस क्वेश्चन आपके सामने गिवन हो तो आपको आउटपुट सैंपल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस से समझ आना चाहिए कि सिस्टम IIR है या FIR है, ठीक है। और आखिरी चीज़ है हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन। FIR सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन कैसा होता होगा, गिवन दैट आपको H(n) अगर पता है, मैं मतलब उसकी आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है या आपके जहनों में है कि H(n) कैसा होता है, तो उसको ज़रा जहन में रख के बताओ कि HOC कैसा होता होगा इसका। या दूसरा सवाल ये कि HOC गिवन हो तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि ये एक FIR सिस्टम है। वो तो बेटे ROC होगा ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस जवाब के ऊपर मैं दोबारा आऊँगी। आपने जवाब दिया कि डोनट टाइप होगा। एक तो आप जो शेप बता रहे हो तो एक ROC की बता रहे हो, लेकिन वो जो ROC होता है ना वो एक अम, नॉन कॉजल सिस्टम का होता है और नॉन कॉजल सिस्टम वुड बी IIR, इन्फिनिट ड्यूरेशन का होगा ना वो, ठीक है, समझ आई बात की। अच्छा, सवाल मेरा ये था कि FIR सिस्टम हो तो उसकी HOC की इक्वेशन कैसे होती है, और इसका जवाब देने के लिए ना अगर आप यहाँ थोड़ा सा गौर करो इस चीज़ के ऊपर तो शायद थोड़ा सा आपको याद आ जाए। हम लोगों ने अभी अभी एग्जांपल भी की है एक। एग्जांपल को देखो, एग्जांपल कॉन्वोल्यूशन के अंडर की फिनिट, हम ये कह सकते हैं कि फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसमें। चलो अगर मैं इसी की बात करूँ, अगर ये मेरे पास H(n) है तो मेरे पास HOC की इक्वेशन होगी 1 प्लस जी इनवर्स। अच्छा, अब उसका जो जवाब आप लोग दे सकते हो वो ये दे सकते हो कि एक FIR सिस्टम का जो HOC होता है उसमें सिर्फ न्यूमरेटर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर उसमें ऑलवेज इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, जो IIR सिस्टम का HOC होता है ना उसके बारे में शायद हमें अभी पढ़ने का टाइम ना मिले, लेकिन उसको मैं कम से कम इतना ज़रूर आपको बता देती हूँ कि वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलता है हमें हमेशा। उसका P तो 1 हो सकता है लेकिन Q वुड ऑलवेज बी इक्वल टू सम एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा जल्दी से एक स्टूडेंट करके ये चीज़ें रिवाइज करूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको आगे पूरे DSP में ये चीज़ें इस्तेमाल होनी है, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। FIR सिस्टम का H(n) कैसा होगा, अगर तो 6 डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर बोले तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। FIR सिस्टम का H(n) कैसा होगा, फिनिट बंच ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है। IIR सिस्टम का H(n) कैसा होगा, अच्छा स्टूडेंट रिपीट हो गया, कोई और बोल सकता है। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं चाहूँगी कोई और इन्फिनिट टाइम ड्यूरेशन का, ठीक है। ये तो हमने इक्वेशन से एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन अगर हम इसे इक्वेशन से एक्सप्रेस ना भी कर सकें, अगर हम उसकी फॉर एग्जांपल डायग्राम देख रहे हैं तो इट वुड हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स। FIR सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन कैसी होगी, बिल्कुल ठीक है। इनपुट की प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सिस्टम की फिर डायनामिज्म या उस चीज़ को बताएगी ना, लेकिन सिर्फ इनपुट की वैल्यूज़ होंगी इसमें। IIR सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन कैसी होगी,
आउटपुट जो जिसमें एग्जैक्टली इक्वेशन में इनपुट की वैल्यूज़ के अलावा आउटपुट के पास्ट सैंपल्स भी होंगे, ठीक है। एफआईआर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन कैसे होगी? एग्जैक्टली सिंपल एक्सप्रेशन विद यूनिटी डिनोमिनेटर। वेरी गुड। किसी की आवाज़ मुझे आई थी कि डिनोमिनेटर उसका नहीं होगा या फिर मतलब वन होगा। आईआईआर सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैसा होगा? फ्रैक्शन, उसका न्यूमरेटर वन हो सकता है यस, लेकिन डिनोमिनेटर यानी कि क्यू वुड ऑलवेज बी सम एक्सप्रेशन, मतलब वन प्लस जी इनवर्स प्लस जी माइनस टू समथिंग लाइक दैट। ये लिखा कैसे जाता है ये हम इंशाल्लाह अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो हमारा इससे अगला टॉपिक है ना, मतलब प्रॉपर्टी के बाद वाला, वो इट इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफर फंक्शंस, ठीक है। स्पेसिफिकली आई आई आर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, क्योंकि दिस इज सिंपल टू हैंडल और डील विद, ठीक है। अच्छा, एक तो हमने यहाँ से इस ट्रांसफर फंक्शन को लेकर आगे चलना है, और दूसरी बात हम लोगों ने जो करनी है वो एक आरओसी हम लोगों ने डिस्कस करना था, एक ऐसे सिग्नल का जो कि शिफ्टेड टाइम में शिफ्ट हो जाए तो उसका ट्रांसफॉर्म जो आएगा उसका आरओसी बेसिकली कैसा कैसा बनेगा, ठीक है। उसको हम लोगों ने इंशाल्लाह देखना है। आप लोगों ने ये काम करना है कि ज़रा प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक सवाल सॉल्व करने की कोशिश करनी है और देखना है कि आपसे होते हैं कि नहीं। और तीसरी बात ये है कि गुलबाज इंशाल्लाह मुझे बताएगा इस वीक में टाइम एज वेल एज डे कि आप लोगों ने क्विज़ कब देना है लेक्चर नंबर 3 और 4 के कंटेंट्स का, या चैप्टर नंबर 2 का। ठीक हो गया? चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि अल्लाह करे आप आ सको, ठीक है। आई कैन नॉट से, लेकिन हो भी सकता है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे आप आ सको, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर कि इंशाल्लाह अगर आप आ रहे हुए और ये सारी सिचुएशन हुई जैसे कि आपने बताया है, तो फिर डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ कर लेंगे, बिकॉज़ मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना कि फर्स्ट ईयर में और फाइनल में आना था तो उनको भी एक आध दिन इसी तरह से ऑफ मिला था अपने सारे काम शाम निपटाने के लिए। तो यस, अगर जो आप कह रहे हो अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो टाइम मिल जाएगा। जी बताइए। जी। नहीं ऐसा ओके, आई थिंक हारून इज़ अ राइट पर्सन टू टॉक टू। बस अगर वो कर रहे हैं ना तो फिर होपफुली चीज़ें ठीक ही हो रही होंगी, लेकिन कुछ या उम्मीद आपको जल्दी पता चल जाएगा। वैसे तो आपने अगला हफ्ता तो आपका ऑनलाइन ही है ना, राइट? नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हुआ, लेकिन ये कि ओवरऑल इतना बस आप समझ लो कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं आउटसाइड आईएसटी, वो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही हैं कि अचानक सब लोग इकट्ठे आ जाएँ, तो कुछ मसला ना हो जाए। लेट्स सी कि क्या होता है, उसका क्या सॉल्यूशन हम निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2 बैचेज़ को बुला लिया, तो फिर अब ये तो नहीं कि आप लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो लेट्स सी के सॉल्यूशन क्या निकालते हैं हम, ठीक है? अच्छा, रोल रोल नंबर 81 ने कुछ बोला है, मुझे सुनाई नहीं दिया। जी, जी। अच्छा, बात ये है ना कि हाँ, एक्चुअली तो हम वो जो शफ़क़त में मूसा की जो ट्वीट है ना, हम तो सारे उसको देखकर यही समझे थे कि उसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ ओपन, ठीक है?
लेकिन वो सुनने में कुछ आया कि उनकी ट्वीट का वो मकसद नहीं था उस जो समझा गया। उन्होंने वो शायद किसी ख़ास स्कूल या क्या कहना चाहिए इलाकों के बारे में वो बात कही थी। जी, तो मैसेज हाँ जी, मैसेज फॉर सम रीज़न ट्वीट में कंप्लीट नहीं था, लेकिन वो चूँकि उस बात की वजह से तो फिर ये तो सोचा जा रहा है कि सबको इकट्ठे बुलाना है कि नहीं। जी, जी। उन किन कौन? उन मतलब यूनिवर्सिटी? अच्छा, ऑफ़ कोर्स ऐसा ही है ना, मतलब अगर यूनिवर्सिटी आपको बुला रही है और खुदा ना ख़ास्ता कोई मसला होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए ना। अम, जी, तो अपॉइंटमेंट के तो पैसे नहीं लगते ना।